नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शाह शुजा से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रीपट्टनम में बनाई थी। आइए इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये की थी टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे, तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता की सरकार का समर्थन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीवन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों को अंत कर दिया गया। ठगों का बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये लागू की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आइए देखते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के शासन में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें।
वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट, सर लियोनिल कार्टिस को। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विरासत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए आइए देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1836 से 1838 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि कैनिंग थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन बी दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बनी चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंवर सिंह जी ने। चलिए आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह जी ने। जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए यानी कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये थे कट्टर दुश्मन। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः
तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, यानी कि गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? कृषक और मजदूरों ने नहीं लिया था। यानी कि क्या करेक्ट हो जाएगा? 2 और 4, सॉरी, साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने नहीं लिया था। बाकी खेतिहर, मजदूर और कृषक ने लिया था। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों या तथा वर्गों को अपनी लपेट में ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकेदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव एवं इटावा के जमींदार थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।